खराब हो जाएगा। क्या तब आएगी? ना जाने क्या करती है, सुनती है कि नहीं? देखा, एक काम समय पर नहीं होता इससे, जब देखो तब काम चोरी करते रहती है। देखा कहाँ मर गई वो महारानी? क्या अपने मायके चली गई? हे भगवान, ना जाने कौन सी ऐसी घड़ी में इस कामचोर निकम्मी से मैंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। जी माँ जी, माँ जी, मैं छत पर कपड़े डालने गई थी, कुछ चाहिए क्या आपको? आइए महारानी जी आइए। क्या इतनी देर लगती है कपड़े डालने में? कपड़े ही डाल रही थी या अपने घर पर यहाँ की खबर पहुँचा रही थी? नहीं माँ जी, मेरा फोन तो कमरे में है और मैं क्यों यहाँ की खबर अपने मायके पहुँचाऊंगी? अरे तेरा क्या भरोसा, पहुँचाती तो है ही अपने मायके। गई होगी छत पर मोबाइल लेकर और वहीं बैठकर यहाँ की सारी खबर अपनी माँ को ट्रांसफर कर रही होगी। नहीं माँ जी, मेरा फोन कमरे में ही है, आप जाकर देख लीजिए। बस बस अब चुप कर। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि नितिन और पूनम के कमरे में सुबह 9 बजे से पहले चाय पहुँचा दिया कर। अब तक नितिन और पूनम के कमरे में चाय क्यों नहीं गई? देखिए माँ जी, मैंने भी तो आपसे कितनी बार कहा है ना कि उन दोनों के लिए मैं कुछ नहीं करूंगी। अगर मैं इस घर की बहू हूँ तो दीदी भी तो इस घर की बहू है ना, तो अपने लिए और अपने पति के लिए वो खुद भी तो चाय बना सकती है। क्यों, मेरे बड़े बेटे बहू ने क्या बिगाड़ा है तेरा जो तू उनके लिए कुछ नहीं कर सकती? वो दोनों भी तो इस घर के मेंबर है ना। और रही बात पूनम की, तो वो क्यों घर का काम करेगी? वो नौकरी पर जाती है, वो तेरी तरह घर में रहकर मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती। तू अपनी तुलना मेरी बड़ी बहू के साथ मत किया कर। तू कहाँ छोटे घर की और वो कहाँ करोड़पति बाप की बेटी है। तेरी और उसकी क्या तुलना? देखिए माँ जी, मुझे इस घर में आए पूरे 6 साल हो चुके हैं और मेरे भी अपने 2 बच्चे हैं जिनको मैंने सुबह से उठाकर नहला धुलाकर तैयार कर स्कूल में भिजवा दिया है। और अभी सुबह के 9:30 बज गए, लेकिन आपके बड़े बहू और बेटे अभी तक अपने कमरे से बाहर तक नहीं आए हैं। बस फर्क इतना है माँ जी कि मैं अपना काम घर से करती हूँ और सिलाई के काम के साथ साथ घर का सारा काम भी देखती हूँ। लेकिन कभी आपने मेरी तारीफ नहीं की। कभी आप ये नहीं देखती हैं कि मैं भी तो कभी थक जाती होंगी। मुझसे 2 शब्द प्यार के नहीं बोलती हैं आप। हाँ मैं मानती हूँ कि 1 साल से मैंने भैया दीदी के लिए कोई भी काम करने से मना कर दिया है। आप मुझे उसका ताना देना एक भी दिन नहीं भूलती। लेकिन माँ जी, हर किसी की बर्दाश्त की एक सीमा होती है। बहुत बर्दाश्त कर लिया है मैंने, बस अब मैं अपने बच्चों के सामने अपनी बेइज्जती और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, नहीं बर्दाश्त कर सकती तो जाना चली जा अपनी मायके, क्यों रुकी हुई है यहाँ? और बच्चे तो ऐसे बोल रही है जैसे इसने 2 बेटे को जन्म दिया होगा। तेरी माँ की तरह तूने भी तो 2 बेटियों को जन्म दिया है। अरे तो चली क्यों नहीं जाती? जा ना, चली जा अपने मायके, वैसे भी तुझे रोका किसने है? जा चली जा, तेरे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे बाहर जाने के लिए। हाँ माँ जी, कब की चली गई होती? अगर आपके बेटे को आपसे प्यार न होता ना तो आपके बेटे को लेकर कब से इस घर से चली गई होती मैं। वैसे भी इस घर में पापा जी और आपके बेटे की वजह से रुकी हूँ मैं, नहीं तो मैं कब की चली गई होती यहाँ से। अरे यहाँ क्या हो रहा है सुबह सुबह? ये कमला देवी और उनके पति शांति प्रसाद जी। कमला देवी और शांति प्रसाद जी के 2 बेटे बहू हैं। असल में रेखा और विवेक कमला प्रसाद जी और शांति जी के छोटे बेटे बहू हैं। रेखा एक मिडिल क्लास फैमिली की बेटी थी जिसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। रेखा को रेखा के ससुर ने एक विवाह समारोह में देखा था, वहीं उनको रेखा अपने छोटे बेटे के लिए पसंद आ गई थी। लेकिन गरीब परिवार की होने की वजह से कमला जी इस शादी के लिए इनकार कर रही थी। लेकिन रेखा विवेक को पसंद आ गई थी, इसलिए यह शादी धूमधाम से हो गई थी। लेकिन शादी के बाद रेखा की सास रेखा को बात बात पर ताने मारा करती थी। रेखा पूरे टाइम घर के कामकाजों में लगी रहती थी, वह एक नौकरानी की तरह दिखने लगी थी। विवेक अपने पिता की दुकान संभालता था, पर विवेक के एक बहुत ही बुरी लत थी कि वो बहुत शराब पीता था और अपनी माँ के भड़काने में आकर अपनी पत्नी रेखा को मारपीट करता था। बेचारी रेखा चुपचाप सबके अत्याचार सहते रहती थी, लेकिन अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कहती थी, क्योंकि बेचारी रेखा को अपने माता पिता की फिक्र थी। अगर उन्हें यह सब पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। लेकिन अब रेखा की बर्दाश्त की लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, जो वह 6 सालों से बर्दाश्त कर रही थी। आज रेखा ने 6 सालों के सवालों का जवाब एक साथ दे दिया था। कमला, घर को चिड़ियाघर क्यों बना रखा है तुम लोगों ने सुबह सुबह? आज जो कुछ भी हो रहा है ना इस घर में, सिर्फ और सिर्फ आपकी मनमानी की वजह से हो रहा है। अगर आपने मनमानी नहीं की होती तो ये छोटे घर की लड़की मेरे घर की बहू नहीं बनती, और ना ही इसकी औकात थी कि ये मेरे मुंह लग सकती। ये सब आपका ही तो किया धरा है जो ये मेरे मुंह लग रही है। इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे सामने खड़े होकर मुझसे जबान लड़ा रही है। मेरी पसंद देखो आप, मेरे बड़े बेटे की पत्नी को देखो, कितने बड़े परिवार से आई है, कितने पैसे वाले लोग हैं वो। हाँ, पता है मुझे कितने पैसे वाले लोग हैं, कितना ऊंचा खानदान है उनका, कि उनकी लड़की ने घर से भागकर अपने पसंद के लड़के से शादी कर ली और उनके माता पिता ने कुछ नहीं कहा। यही संस्कार हैं उसके। अरे कमला, संस्कार देखना चाहती हो तो मेरी बहू रेखा के संस्कार देखो। मेरी बहू रेखा सुबह सुबह पहले उठती है, घर का सारा काम करती है, पूजा पाठ करती है, फिर सबकी पसंद का नाश्ता बनाती है, उसके बाद अपने सिलाई का काम भी करती है वो। और इतना ही नहीं, उसके बाद इस सबकी पसंद का खाना भी बनाती है, सबको खाना खिलाती है, सारा दिन यहाँ से वहाँ दौड़ भाग करते रहती है। और जब रात में वो तेरा जानवर बेटा आता है जिसका पता ही नहीं कब किस मूड में आएगा, उसका भी अत्याचार सहती है। और तू इस पर उंगली उठाती है।
तेरी बड़ी बहू जिसके ऊपर तू सिर ऊंचा कर रही है ना, वो सुबह 10 बजे तक उठती है, फिर ऑफिस जाती है, देर रात वापस आती है और खाना खाकर सो जाती है। न घर के कामों में हाथ बटाती है और न कभी भगवान के आगे हाथ जोड़ना जानती है। और हाँ कमला, ये जो तू रेखा को बात बात पर सुनाते रहती है ना, वो सुनाना बंद कर दे। ऐसा ना हो कि वो कभी अपना मुंह खोल दे और तेरी नजरें झुक जाए। अच्छा, और क्या चाहते हैं आप? इतने जवाब तो इसने मुझे पहले ही दे रखी है। और कितना सुनवाना चाहते हो मुझे, और कितना जवाब देना चाहती है ये बताओ? क्या इससे तुम मुझे बेइज्जत करवाना चाहते हो? मैं नहीं, लेकिन तुमने अपना मुंह बंद ना किया ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो दिन भी दूर होगा। क्या नहीं किया है इसने इस घर के लिए, और क्या नहीं करती? क्या किया है इसने? अगर ये चाहती तो मेरे बेटे की शराब पीने की आदत ये कब की छुड़वा चुकी होती, लेकिन ये चाहती ही नहीं। अच्छा पापा जी, एक बात बताइए, क्या आप लोग जब मुझे देखने आए थे अपने बेटे के लिए, तब आपने मुझसे ये कहा था कि आपको एक डॉक्टर के रूप में बहू चाहिए जो आपके बेटे की शराब पीने की आदत छुड़वा सके? क्या मैं किसी नशा मुक्ति केंद्र की स्टाफ थी जिसे आप अपने बेटे की शराब की आदत को छुड़वाने के लिए लेकर आना चाहते थे? या फिर आपने मेरी मम्मी से कहा था कि आपको आपके घर के लिए एक 24 घंटे फ्री की नौकरानी की जरूरत है? अगर आपने ये सारी बातें शादी के पहले ही कह दी होती ना, तो आज मैं इस घर की बहू नहीं होती और ना ही मेरे 2 बच्चे होते। और पापा जी, मुझे तो इनके यह भी ताने सुनने को मिलते हैं कि मैंने 2 बेटियों को जन्म दिया है, जैसे ये सब मेरे हाथ में होगा। क्या मम्मी जी, सुबह के 10 बजने को आए, लेकिन मेरे कमरे में चाय तक नहीं पहुंची। आपने तो मुझसे कहा था कि आज मेरे कमरे में समय से चाय पहुंच जाएगी। क्या बताऊं बेटा, अब मैं तुम्हारे लिए इसे लड़ तो नहीं सकती। एक काम करो, तुम अपनी चाय खुद बना लो, क्योंकि इसने तो साफ साफ मना कर दिया है कि ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगी। ये करोड़पति घर से जो आई है, अगर किसी के लिए चाय बना देगी तो भूल जाएगी। इस महारानी का कहना है कि आज से तुम दोनों का कोई काम नहीं करेगी ये। बेटा, आज से तुम दोनों अपना चाय नाश्ता खुद बना लेना, और हो सके तो खाना भी खुद बना लेना, क्योंकि इसने साफ साफ मना कर दिया है। इसलिए इनसे तुम लोग कोई उम्मीद मत रखना। क्यों माँ जी, आप बातों को तोड़ मोड़ करके क्यों पेश कर रही हैं दीदी के सामने? मैंने ये कब कहा कि मैं इनके लिए चाय नाश्ता नहीं बनाऊंगी? मैंने तो सिर्फ सुबह की चाय के लिए कही। मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि मैं इन्हें स्पेशली 9-10 बजे चाय बनाकर नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे भी अपने काम होते हैं। और पूनम दीदी भी तो इस घर की बहू है ना, कम से कम अपनी चाय तो बनाकर पी ही सकती हैं, और भैया को भी चाय बनाकर दे सकती हैं। और रही बात खाने पीने की, तो खाने पीने के लिए मैंने ये कहा है कि मैं खाना सबकी पसंद का अलग-अलग नहीं बना सकती। सबके लिए जो बनेगा वही दीदी और भैया के लिए भी बनेगा। अपनी छोटी बहू की बात सुनकर शांति प्रसाद जी ने अपनी छोटी बहू की बात पर सहमति जताई। छोटी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। भले ही छोटी बहू घर पर रहती है, लेकिन सुबह के उठने से पहले से लेकर और सबके सोने के बाद तक का काम यही करती है। ओके ओके पापा जी, अब आप रेखा की इतनी तरफदारी मत कीजिए। आप चाय मिले तो ठीक, वरना मैं तैयार होकर ऑफिस तो जाऊंगी ही, वहीं बाहर से चाय नाश्ता कर लूंगी। अरे पूनम बहू, एक काम करो ना, जाकर चाय बना लो, और चाय मेरे लिए भी बना लेना, हम लोग साथ में बैठकर चाय पी लेते हैं। नहीं मम्मी जी, आप अपनी चाय बनाकर पी लीजिएगा, मैं तो बस रास्ते में ही चाय नाश्ता कर लूंगी। दीदी, मैंने आलू के पराठे सेके हैं, आप लंच में लेकर जाइए। इतना सब कुछ होने के बाद रेखा ने बहुत ही प्यार से अपनी जेठानी से बात की कि उसने नाश्ता बना दिया है, वो आलू के पराठे लेकर ऑफिस जा सकती है। अपनी बात खत्म करके रेखा अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन वहीं कमला जी अपने पति की तरफ घूरते हुए कहती हैं, देखा आपने, सुना आपकी छोटी बहू मुझे कितना सुनाकर चली गई। अरे कौड़ी भर की औकात नहीं है इसकी, और ये मुझे सुनाकर चली गई। कमला, आज जो भी तुमने बहू से अपने लिए सुना ना, उसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार हो। शांति प्रसाद जी अपनी बात खत्म करके वह भी वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन कमला जी वो तो आग बबूला हो रही थी। आ जाए मेरा विवेक, इसकी खाल ना उतरवाती ना तो मेरा नाम भी कमला देवी नहीं। बहुत चर्बी चढ़ गई है, बस मेरा बेटा आ जाए, ये 2 टकी की औरत मुझे सुनाकर चली गई, इसकी खाल उतरवा कर रहूंगी मैं। बस मेरा विवेक आ जाए, ये अपने आप को समझती क्या है। आज इसने जो भी मुझे जवाब दिया है ना, एक एक जवाब का बदला मेरा बेटा विवेक लेगा, तभी इसके अकल ठिकाने आएंगे। इधर कमला जी गुस्से से आग बबूला हो रही थी और अपने बेटे विवेक के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुबह से शाम हो गई, लेकिन कमला जी गुस्से से इतनी आग बबूला थी कि उन्होंने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। जब शाम को विवेक आया तो कमला जी ने अपने बेटे को अपनी बहू के खिलाफ खूब भड़काया, और विवेक भी अपनी माँ का भक्त था। माँ ने जो भी कहा विवेक ने सब कुछ सच मान लिया, और वह गुस्से में धधकते हुए अपने कमरे में गया, जहाँ बेचारी रेखा बैठकर सिलाई कर रही थी। विवेक ने गुस्से से 1 लाख मारा रेखा को, और बेचारी रेखा जाकर जमीन में गिरी। छोड़ो छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो, क्या हो गया है आपको? तेरी इतनी हिम्मत! अरे तू 2 कौड़ी की, तू मेरी माँ को उल्टा सीधा सुना रही थी। जान से मार दूंगा मैं तुझे, समझी ना? अच्छा मारो मारो मुझे जान से, मैं भी आज देखती हूँ। हाँ मार दूंगा मैं जान से। तू क्या समझती है कि मैं तुझे नहीं मार सकता? कम से कम पहले पूरी बात तो सुनना था, उसके बाद ये गुस्सा दिखाना था। मुझे सब मालूम है, क्या किया है तूने? विवेक बहुत गुस्से में था, क्योंकि विवेक अपनी माँ की सारी बात मान लिया था, बिना वो रेखा से ये जाने कि वास्तव में सच्चाई क्या है।
इसीलिए विवेक ने रेखा के सिर को सिलाई मशीन से जोर से टकराया, जिसकी वजह से रेखा के सर से खून निकलने लगा। आज पहली बार रेखा की आंखों में आंसू की जगह गुस्सा था। रेखा ने गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और अपने हाथ में सिलाई मशीन की कैंची उठाई और विवेक की ओर बढ़ते हुए कहती है, खबरदार, खबरदार, जो एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया, पहले मुझे ये बताओ कि आखिर हुआ क्या है? आपकी माँ ने क्या बताया है आपको? अपनी माँ के कमरे से क्या सुनकर आ रहे हैं आप? मुझे भी तो मालूम चले कि आपकी माँ ने आखिर आपको क्या बताया है। बिना सच्चाई जाने एक तरफ की बात सुनकर बस पत्नी के ऊपर हाथ उठाने को तैयार हो जाओ। रेखा, रेखा मेरी बात सुनो। नहीं, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो इस कैंची से या तो आज मैं तुम्हारा खून कर दूंगी या मैं खुद मर जाऊंगी। रेखा, रेखा मेरी बात सुनो। मैंने कहा ना, खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो ये कैंची मैं तुम्हारे ऊपर मार दूंगी या खुद अपने पेट में घुसा लूंगी। बिना मेरी गलती बताए तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो आज कुछ भी हो सकता है। आज पहली बार अपनी पत्नी रेखा का ऐसा रूप देखकर विवेक तो दंग रह जाता है। विवेक बहुत डर रहा था, घबरा रहा था, क्योंकि आज रेखा की आंखों में खून सवार था। विवेक बहुत डर रहा था और डर के पीछे हट रहा था। लेकिन तभी दोनों की जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ शांति प्रसाद जी कमरे में आते हैं। रेखा के दोनों बच्चों ने अपने मम्मी पापा की सारी बात सुन ली थी और रेखा की बड़ी बेटी ने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा। क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? पापा, पापा, अच्छा हो गया आप आ गए। देखो ना आज इसे क्या हो गया है, ये मेरा खून करना चाहती है, ये मुझे मारने के लिए कैंची लेकर खड़ी है। रेखा, ये सब क्या है बेटा? माफ कीजिएगा पापा जी, लेकिन मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। सच में ये तो आज मैं इनका खून कर दूंगी या खुद ही मर जाऊंगी। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब नहीं। अब मैं अपनी बड़ी बड़ी बेटियों के सामने इतना बेइज्जती नहीं सहन कर सकती। विवेक, ये बता कि रेखा के माथे से ये खून कैसे बह रहा है? तूने मारा है रेखा को? और तू अपने कमरे में आने से पहले अपनी माँ के कमरे में गया था ना, तू पहले मुझे ये बता, क्या बताया तुझे तेरी माँ ने? बता, बता, क्या कहा तुझसे तेरी माँ ने, जिसे सुनकर तू आग बबूला होकर अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाने चला है? पापा, जो बात सुबह हुई है मम्मी ने मुझे उन्हीं बातों के बारे में बताया है। बेटा, एक तरफ से सुना कभी पूरा सच नहीं होता, और जैसे जितने आराम से तू अपनी मम्मी से उनकी तरफ की सारी बातें सुना, कम से कम अपनी पत्नी की भी सारी बात सुन लिया होता पहले। जैसे तू अपनी माँ के पास घंटों आराम से बैठा रहा, वैसे अपनी पत्नी के पास कम से कम आधा घंटा तो बैठ जाता और शांति से पहले अपनी पत्नी की बात तो सुन लेता। तुझे पता है विवेक, आज तेरी इस बेवकूफी की वजह से न जाने कितना बड़ा हादसा हो गया होता घर में। दादू, दादू, मेरी मम्मा को कुछ नहीं होगा ना दादू? हाँ बेटा, आपकी मम्मा को कुछ नहीं होगा, आप जाकर बाहर खेलिए। इधर कमरे में सबकी बात हो ही रही थी कि अचानक रेखा का फोन बजता है, जिसमें रेखा की माँ का फोन आ रहा था। रेखा ने वह फोन अपनी बेटी को दे दिया और रेखा की बड़ी बेटी अपनी नानी से बात करते हुए कमरे से बाहर चली गई। और जैसे ही नानी ने हेलो कहा तो रेखा की बड़ी बेटी अपनी नानी से बात करते करते रोने लगी। तब गुड़िया की नानी ने उससे रोने की वजह पूछी तो वह छोटी सी गुड़िया जो भी देखी थी अपने घर में सब कुछ अपनी नानी को बता दी। रेखा की माँ ने जैसे इस घटना के बारे में सुना तो रेखा की माँ का दिल भर आया। आखिर वो थी तो एक माँ ही ना। शांति प्रसाद जी ने अपने बेटे को समझाया, फिर डॉक्टर बुलाकर बहू की मलहम पट्टी करवाई। उधर रेखा की माँ ने इस घटना के बारे में सुन लिया था, इसलिए वो अपने आप को रोक नहीं पाई और 2 घंटे बाद रेखा के ससुराल पहुंच गई। जैसे ही रेखा की सास ने रेखा की माँ को देखा तो वह उन्हें भी ताना मारने से बाज नहीं आई। ओहो, अपनी माँ को भी बुला लिया हमारी शिकायत करने के लिए। अरे हम तो डर गए इनके आने से। वैसे कुछ लेकर भी आई हैं या फिर खाली हाथ आ गई अपनी बेटी के घर? अरे नहीं नहीं बहन जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला मैं अपनी बेटी के घर खाली हाथ कैसे आ सकती थी? पूरा एक बैग लाई हूँ खाने पीने का सामान। ये लीजिए, खाइए, इसमें फल, मिठाइयाँ और आपको हल्दी नाम की यहाँ की पसंद है ना, वही सब लेकर आई हूँ। काजू कतली की मिठाई भी लाई हूँ, खाइए। हाँ बस, अब रख भी दो टेबल में और जाओ, महारानी अंदर है, जाकर मिल लो। रेखा की माँ अपनी समधन से हाथ जोड़कर अपनी बेटी के कमरे में चली गई। अपनी मम्मी को देखते ही रेखा रो पड़ी और बोलने लगी, रेखा, रेखा तेरी क्या हालत हो गई है बेटा? अच्छा हुआ माँ जो आप आ गई। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती माँ, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, मैं यहाँ नहीं रह सकती माँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है माँ। बिटिया चिंता मत कर बिटिया, अब तेरी माँ गई है ना, तुझे इस तरह परेशानी में तेरी माँ अकेली नहीं छोड़ेगी बिटिया। हाँ माँ, मैं हार गई हूँ माँ, थक चुकी हूँ माँ। तू चिंता मत कर बेटा, मैं आ गई हूँ। चल ना बेटा घर चल, बस कर अब। भले ही तेरी माँ का घर छोटा है, लेकिन आज भी तेरे उस घर में तेरा वही सामान है बेटा जो शादी के पहले था। बिटिया तुझे इतनी परेशानी थी ससुराल में तो तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? अपने पापा को नहीं बताया, कम से कम अपनी बहन को तो बता दिया होता। क्या बताती माँ, क्या बताती? मैं आप लोगों को दुखी नहीं करना चाहती थी माँ। बेटा अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं तुझे दुख बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। सबकी बातें दामाद जी के लाख घुसे बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। भले ही मेरा घर छोटा है, मैं तुझे सूखी रोटी खिलाऊंगी, लेकिन
जेठ जेठानी की नौकरानी बन गई, माँ जी की 24 घंटे फ्री की नौकरानी बनकर हाजिर रही, सबकी सेवा की माँ मैंने, लेकिन मैंने कभी वो मान सम्मान इस ससुराल में नहीं कमाया जो एक बहू को मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ मुझे बात बात पर सिर्फ ताने सुनने को मिलते हैं। मैंने बेटी को जन्म दिया है, किसके तक ताने सुनती हूँ माँ, बताइए मैं क्या कर सकती हूँ? क्या ये सब मेरे हाथ में है? बेटा तू चिंता मत कर, अब तुझे किसी की ताने सुनने की जरूरत नहीं है। अभी तेरी माँ है और तुझे ये सब बिल्कुल बर्दाश्त करने नहीं देगी। तू चल पैकिंग कर, तू चल मेरे साथ। इधर रेखा की माँ अपनी बिटिया को दिलासा दे रही थी, घर ले जाने की बात कर रही थी। दोनों माँ बेटी बहुत ही दुखी थे। और उधर विवेक गरजते हुए घर आता है। रेखा 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 जरा चाय बना कर लाना। अरे बेटा किसे आवाज लगा रहा है? जब से तू घर से गया है ना, तब से महारानी कमरे से निकली ही नहीं है, और अब तो महारानी की माँ भी आ गई है उसे भड़काने के लिए। मैं तुझसे कहती थी ना कि ये पल पल की खबर अपने मायके में पहुंचाती है। यहाँ झगड़ा हुए 2 घंटे नहीं बीते और उसकी माँ आ धमकी और मुझे धमकी दे रही थी कि मैं उनकी बेटी के साथ अत्याचार कर रही हूँ। ये 2 कौड़ी के लोग, इनकी इतनी औकात कि घर आकर मुझे धमकाए, तेरी माँ को धमकाए। देख बेटा मेरी बात मान, तू तो अंदर मत जा। दोपहर को तो तेरे ऊपर इसने कैंची उठा लिया था, पता नहीं अब तो दोनों माँ बेटी तेरे साथ क्या करेंगी। हो सकता है उसकी माँ चाकू छुरा छुपा कर लाई होगी तेरा खून करने के लिए। मत जा बेटा, तू अंदर मत जा, बैठ यहीं। विवेक की माँ विवेक को भड़काने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन विवेक अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देता और सीधे अपने कमरे में जाता है। जब विवेक कमरे में जाता है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी रोते हुए बेड पर बैठी है और उसकी माँ उसे दिलासा दे रही है। जैसे ही रेखा की माँ की नजर अपने दामाद के ऊपर पड़ती है तो वह बेड से उठ खड़ी होती है। रेखा तुझे बुखार तो नहीं आया ना? तू ठीक तो है ना? तू ठीक तो है ना रेखा? इधर विवेक की माँ को लगा था कि उसने तो अपने बेटे को भड़का दिया, वह सीधे कमरे में जाएगा और रेखा से लड़ाई झगड़ा करने लगेगा, इसलिए वह पीछे पीछे कमरे में आ जाती है। लेकिन कमला जी देखती है कि उनका बेटा तो अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार से बात कर रहा है, जिसे देखकर वह चौंक जाती है। लेकिन इधर रेखा अपने पति विवेक का हाथ हटाते हुए गुस्से से कहती है, एक काम क्यों नहीं करते? तुम जान से ही मार दो ना मुझे। तुम्हारी माँ मुझे बाद में ताने मारे, मुझे काम वाली भाई समझे, मेरे साथ बुरा व्यवहार करे, तुम्हें भड़काए और फिर तुम मुझे आकर मारपीट करो, उससे तो बेहतर है कि आज तुम मुझे जान से ही मार दो। सारा किस्सा आज ही खत्म कर देते हैं। नहीं रेखा, आज जो तूने की ना, ये शायद तू बहुत पहले ही कर देती। अगर तू ये सब बहुत पहले कर देती ना तो मैं कब का सुधर जाता। आज जब तूने मेरे ऊपर कैंची उठाई ना, तब मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा मन कर रहा था कि उसी कैंची से मैं तेरा खून कर दूं। लेकिन जब मुझे पापा ने समझाया और मैं भी पूरा दिन सोचता रहा कि पापा की बात तो सही है। आज तक तो मैं मम्मी की बातों में आकर तेरे ऊपर हाथ उठाता रहा और तू भी मेरी मार चुपचाप सहते रही। रेखा मुझे माफ कर दे, रेखा माफ कर दे मुझे। नहीं, मुझे तुम्हारी पर रत्ती पर भी भरोसा नहीं है। तुमने आज तक कभी मेरी कदर नहीं की, तुमने मुझे हमेशा जानवर समझा, जानवरों की तरह मारा पीटा। क्या नहीं किया तुमने मेरे साथ? यहाँ तक तुमने मेरी बच्ची के सामने मुझे बेइज्जत किया और तुम्हारी माँ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है, या तो मैं अपनी जान दे दूंगी या इस घर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मम्मी जी मेरा भरोसा कीजिए, मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊंगा और कभी भी रेखा को कोई तकलीफ नहीं दूंगा। प्लीज एक बार आप मुझे माफ करके तो देखिए। विवेक होश में तो है ना तू? इनकी औकात है ये 2 टके के लोगों के सामने तू माफी मांग रहा है? तू मेरा बेटा है। बस बहुत हो गया कमला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम कैसी माँ हो जो अपने सगे बेटे का भी घर नहीं बसने देना चाहती। तुम्हारी वजह से विवेक दिन पर दिन बिगड़ता गया और तुम्हारी भड़काने पर उसने रेखा के ऊपर हाथ उठाया, अत्याचार किया। तुमने अपने सगे बेटे बहू के बीच में मतभेद किया, एक को सराखों पर बिठाया और एक को जमीन पर पटक दिया। छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कैसी माँ हो तुम? अगर तुमने दोबारा विवेक को रेखा के खिलाफ उल्टा सीधा भड़काया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आ जाऊंगा हमेशा के लिए। रेखा बेटा, पहली बार मेरे बेटे ने अपने किए के लिए सामने से माफी मांगी है। मेरी बात मानो, एक बार मेरे बेटे को माफ कर दो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा अब अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगा और तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देगा। हाँ बिटिया, समझी जी ठीक कह रही हैं। पापा जी, मैंने आज तक कभी आपकी कोई बात नहीं टाली है और ना ही कभी टाल पाऊंगी, इसलिए मैं आपके कहने पर इन्हें माफ करती हूँ। लेकिन पापा जी, मेरी एक शर्त है, इन्हें मैं कभी दोबारा कोई मौका नहीं दूंगी। मेरा यकीन करो रेखा, शायद मैं कभी दोबारा मौका मांगने के लिए तुम्हारे सामने इस स्थिति में खड़ा नहीं रहूंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। मम्मी, और मैं आपसे हाथ जोड़कर भी विनती करता हूँ कि मैंने अपनी पत्नी की बहुत बेइज्जती कर ली, लेकिन अब ना ही मैं अपनी पत्नी की बेइज्जती करूंगा और ना ही ये बर्दाश्त कर पाऊंगा कि कोई इस घर में मेरी पत्नी की बेइज्जती कर रहा है। अगर कभी मुझे महसूस होगा कि मेरी पत्नी के साथ मतभेद हो रहा है इस घर में, तो मैं उसी वक्त अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा और अपनी एक अलग दुनिया बसाऊंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज विवेक को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे इस बात का बहुत पछतावा भी हो रहा था कि पिछले 6 सालों से वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहा था। लेकिन आज विवेक के पिता की एक सही शिक्षा
शिक्षा ने विवेक और रेखा का जीवन ही बदल दिया। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि